हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। चलिए, तो हमने रोमन और यूनानी दो भूगोलवेता है वो पढ़ लिए थे। अब है जो नेक्स्ट भूगोलवेता हमारे कौन से चलेंगे? अरब भूगोलवेता। और अरब भूगोलवेताओं के साथ साथ हम ये भी पढ़ते चलेंगे कि जो और हम इस समय डार्क एज जो आता है उसमें हमारे कौन कौन से परिणाम हुए और किस वजह से वह आया। और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि हम यहाँ पे मध्ययुगीन में आ जाते हैं। पहले प्राचीन में थे, अब किस में आ जाते हैं? मध्ययुगीन में आ जाते हैं। क्लास सही चल रही है? चलिए, तो हमारा 3 से 12 एडी जो हमारा डार्क एज है, यानी कौन सा वो युग? अंधकार युग। इस अंधकार युग में हमारे साथ क्या होता है ना? इसमें क्या होता है? इसमें जो विषय की जो पद्धति है, प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। और जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, किसी भी विषय को अगर हमें पढ़ना है तो उस धर्म ग्रंथ के अनुसार हमें उसे पढ़ना होगा। तो ये चीजें उसमें क्या हो जाती है? प्रभावी हो जाती है। और जब ये चीजें प्रभावी हो जाती है तो निश्चित रूप से आप जानते हो क्या होने वाला है। ठीक है? तो उस समय विषय का जो विकास है वो पूर्ण रूप से रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और इसी चीज को हम डार्क एज के नाम से जानते हैं। तो वही एक जो विषय है उसमें प्रगति आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, और आगे हम चलते जाते तो हम निश्चित रूप से वो उसे प्राप्त कर लेते। लेकिन उसमें से आ जाता है बीच में अवरोध आ जाता है। हम यहाँ तक पहुंच चुके थे कि पृथ्वी वैसी है, गोल है, और पृथ्वी है वो सूर्य से चारों ओर चक्कर लगा रही है। हम इस परिकल्पनाओं तक पहुंच चुके थे, पृथ्वी अस्थिर है। लेकिन जैसे ही डार्क रह जाता है, धार्मिक मान्यताएं प्रबल होती है और हमें ये मानने पर मजबूर किया जाता है कि पृथ्वी कैसी है? तस्तरी नुमा है, प्लेट है, उससे चारों ओर महासागर है, और दुनिया है वो पृथ्वी को ही चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सेंटर में। तो ये पूरे चीजों में, हर चीज में क्या है? उसका विकास अब रुक जाता है। ठीक है? और इसी समय अरब भूगोलवेता आते हैं। अरब है वो रोमन्स को हराते हैं। ठीक है? और रोमन्स को हराने के बाद वहां की ग्रंथशालाएं हुई, वहां की इन चीजों पर उनका क्या होता है? शासन होता है, वहां की कला और विज्ञान पर। और उसे समझने के लिए और अपने लोगों को उनको समझाने के लिए वो क्या करते हैं? सबसे ज्यादा उनका योगदान ये रहा कि उन्होंने जितने भी पुस्तकालय थी, जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, उन सबको फारसी में ट्रांसलेट किया। तो उनका ट्रांसलेट करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। तो पहला तो क्या था? भौगोलिक ज्ञान की रक्षा की इन्होंने। प्राचीन जो भौगोलिक ज्ञान था, जो हमारे को उपलब्ध होता है, उसकी इन्होंने क्या करी? रक्षा करी, उसे संजो कर रखा। गणितीय भूगोल में अरबों ने योगदान दिया, क्योंकि अरब कहाँ पे थे? रेगिस्तान में। और रेगिस्तान से एक चीज आपको आसानी से दिखाई देती है बिना किसी अवरोध के। और हमेशा कौन सी चीज? अंतरिक्ष, है ना, नक्षत्र। क्योंकि बादल बनते नहीं रेगिस्तान में, बादल आते ही नहीं है रेगिस्तान में, नाम से ही वहां पे बादल है, वो नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हवाएं वहां पर नीचे उतरती है, और बादल बनने के लिए क्या होना चाहिए? हवाएं ऊपर उठनी चाहिए। तो बादल नहीं आते, तो खगोल विज्ञान में भी विशेष प्रगति हुई। वो ऑब्जर्व आसानी से कर सकते हैं हमेशा, 24 घंटे, है ना। 24 घंटे तो नहीं कर सकते, दिन में कैसे करेंगे, पर रात में वो कर सकते हैं। समुद्र विज्ञान में भी इनमें प्रगति हुई। भौगोलिक वर्णन ग्रंथ बनाए, है ना, चीजों से जहां जहां पे वो गए वहां वहां से उन्होंने वर्णन ग्रंथ बनाए। ठीक है? भौगोलिक कोश बनाया जसाउद द्वारा। ये क्वेश्चन आता है और मोस्ट क्वेश्चन है ना। भौगोलिक कोश उसने बनाया जसाउद द्वारा। भौगोलिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना इन्होंने करी। मौसम विज्ञान
अरब मानचित्र कला इन्होंने डेवलप करी, प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल पे इन्होंने कार्य किया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अरबों ने कौन कौन से फील्ड में है वो कार्य किया। मेन चीज आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो भौगोलिक कोश है ना, ये किसने बनाया, जक्साउद द्वारा। शिक्षा केंद्रों की स्थापना, अरब मानचित्र कला, प्राचीन ज्ञान की उन्होंने रक्षा करी थी, साथ ही साथ खगोल विज्ञान में विशेष योगदान इन्होंने दिया था। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहले विद्वान जो हमारे पास आते हैं अरब भूगोल में वो कौन से आते हैं, इब्ने सीना। कौन से थे, इब्ने सीना। और इब्ने सीना को अरब भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ अरब ज्योग्राफी। पिता इन्हें अरब ज्योग्राफी का कहा जाता है। टोटल ज्योग्राफी वाला कौन है, यूक्रेटियस। और जनक कौन है, और शब्द कौन दिया था, इरेटो इस्तनीज। तो ऐसा करते हैं, कल है जो एक टेस्ट रख लेते हैं आप सभी का, है ना, जिसमें अरब और रोमन भूगोल वेताओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो करवाएंगे, ठीक है। इनके द्वारा अरबी भाषा में भौगोलिक ज्ञान कोश की स्थापना की गई, किसके द्वारा, इब्ने सीना के द्वारा। इन्होंने पर्वत निर्माण तथा अपर्दन के कारकों का अध्ययन करके भौतिक भूगोल का विकास किया। पर्वत निर्माण, अपर्दन के कारक, ये सारे बताएं। अरब भूगोल के पिता कहलाए कौन, इब्ने सीना। फिर आ जाते नेम नेक्स्ट, अल बलाखी। विश्व की पहली जलवायु एटलस इन्होंने बनाई। एटलस तो बन चुकी थी लेकिन इन्होंने जलवायु एटलस बनाई, कौन सी, किताबुल अशकाल। ये पूछी जाती है बहुत बार। विश्व की पहली जलवायु एटलस किसने बनाई, अल बलाखी ने किताबुल अशकाल नाम से बनाई थी। फिर आ जाता है नेक्स्ट, अल मकदूरी। विश्व जलवायु वर्गीकरण की योजना बनाई और विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में बांटा। वीटलसी, थ्वानथ्वेट ये थे। तो इनसे पहले किसने किया था, इन्होंने किया था। कौन से थे, अल मकदूरी। तो इन्होंने विश्व को जलवायु प्रदेश में बांटने की एक पूरी योजना बनाई और साथ ही साथ विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा, 14 जलवायु प्रदेशों में इन्होंने बांटा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इब्न हाकल। ये थोड़े से बड़े हैं, दो तीन, इनके बारे में पूरा हमें डिटेल में जानना होगा, है ना। तो इब्न हाकल यात्री भूगोलवेता थे। भूगोलवेता दो तरह से हैं, एक तो कौन से, जैसे रीटर और हमबोल्ट है। तो रीटर है वो लाइब्रेरी में बैठ के चेयर भूगोलवेता, और हमबोल्ट क्या है, फील्ड वाले हैं, है ना, वो पर्वतों पे चढ़ते हैं, ठीक है, वो ज्वालामुखियों में जाते हैं, तो वो प्रत्यक्ष रूप से देख पर, है ना। तो ये कौन से थे, यात्री भूगोलवेता, यात्राएं करने इन्हें पसंद थी, ठीक है। इन्होंने पृथ्वी की आकृति के बारे में लिखा, है ना, संसार के देश इन्होंने लिखे, और एक बुक लिखी, ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियल्स, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बुक है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, अल मसूदी, ठीक है। अल मसूदी का जन्म कहां पे हुआ, बगदाद में। पुस्तकें जो इन्होंने लिखी वो भी महत्वपूर्ण है, कौन सी, समय विवरणिका। पहली तो कौन सी, ये तो हटा देना, इनसे आ गई ये थोड़ा। पहला लिखी समय विवरणिका, दूसरी कौन सी लिखी, भारत, सोने की चारागाहें और जवाहरातों की खाने। ये पुस्तक इन्होंने लिखी, भारत के बारे में बोला कि सोने की तो वहां पे क्या मिलते हैं, चारागाह मिलते हैं, और जवाहरातों की वहां पे क्या मिलती है, खाने मिलती है, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अब ऐसी ऐसी किताबें किसी देश या क्षेत्र के बारे में लिखी जाएगी तो निश्चित रूप से उसका वर्णन है वो जैसे नहीं होता कोई, आप सभी जेआरएफ कर रहे हो, है ना, और जैसे जेआरएफ हो जाएगी तो मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को भी एग्जाम्पल देता हूँ, क्या, उधार मांगने वाले आ जाएंगे, है ना।
तो यार तुम्हारे तो आ रही है ना, 35,000 40,000 आ रहे है ना, घर बैठे बैठे आ रहे हैं, तो हमें भी दे दो। तो वैसे ही क्या है, भारत के बारे में ऐसी ऐसी चीजें लिखी है, तो यहाँ पे ये है, इतनी संपत्ति है, ये है, तो हर कोई आएगा आक्रमण करने। यार मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या करा जाए, भारत पे डाका डाला जाए, है ना, भारत पे आक्रमण किया जाए, वहीं से पैसे लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें भारत में हुई। फिर आते हैं उपदेश और निरीक्षण, इन्होंने बताया। बजट निर्देश इन्होंने दिए, बजट जो लिखते हैं ना, उसके लिए निर्देश भी इन्होंने दिए। फिर आ जाता है इराक और ईरान का भूगोल भी इन्होंने लिखने का प्रयास किया। तो कौन थे ये? अल मसूदी। अल मसूदी ने भारतीय मानचित्र से मानसून के बारे में भी बताया और उससे उत्तम विवरण प्रस्तुत किया कि भारत में जो वर्षा होती है वो वर्षा किस तरह से होती है, उसके बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया। सागरीय जल से जो विभिन्न प्रकार के रंग पाए जाते हैं सागर में, उन रंगों से पाए जाने का कारण लवणता की भिन्नता और सागरीय वनस्पति को बताया। किसने बताया? अल मसूदी ने। तो एक तो भारत में मानसून के बारे में बताया, साथ ही साथ जो सागर है, सागर यानी जल है, उसमें जो रंग अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि एक तो उसमें लवणता में अंतर है, ठीक है, और दूसरा वहां की वनस्पतियों में अंतर। तो लवण और वनस्पतियों में अंतर की वजह से जो डिफरेंस उत्पन्न हुआ है वहां पे सागर के कलर में, तो इसके बारे में उन्होंने बताया। ये बताते हैं कि निश्चालन के माध्यम से कैस्पियन सागर को बंद सागर बताया। इन्होंने बंद सागर, हेराडोटस ने पहले बता चुके थे कि बंद सागर है, कौन सा? कैस्पियन सागर। और इन्होंने बताया कि निश्चालन हुआ है वहां पे, अवसाद जमा हुआ है, इस वजह से वो क्या है, बंद सागर है। नियतिवादी चिंतक थे, है ना, नियति में जो लिखा है वो होकर रहेगा। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सर्वशक्तिमान है, प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है, और हमें जहां पे जाना है वहां पे जाके रहेंगे। तो ये सबसे पहले इन्होंने बताया। पशु पौधे अपने पर्यावरण से अनुकूलन करते हैं। जैसे अभी कभी अपन तो अनुकूलन कैसे करते हैं? सर्दी लग गई, है ना, तो सर्दी लगने के लिए अपन क्या करते हैं? अपने बॉडी में कुछ भी चेंज नहीं करते। सर्दी लग गई तो गर्म कपड़े पहन लिए, गर्मी लगी तो एसी चला लिया, पर अपनी बॉडी में चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कभी सर्दी लगने पर जो अपने आसपास जो गाय भैंस है ना, जो पालतू जानवर है, उनको गर्म कपड़े पहनते हुए देखा है आपने? या गर्मी चल रही है, लू, है ना, और वो उस लू में उनको गर्म एसी में बैठे हुए देखा है, पर फिर भी वो जीवन रहते हैं, जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने वातावरण के अकॉर्डिंग अपने शरीर में परिवर्तन कर लेते हैं। तो जीव जंतु वनस्पतियां ये पर्यावरण के अनुकूल क्या है, अनुकूलन कर लेते हैं, उसके अनुसार ढल जाते हैं। और वो ढल कैसे पाते हैं? अपने शरीर में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे तभी ढल पाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं, इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार माना तथा ब्रह्मांड के केंद्र में बताया। बस ये अभी तक ये समस्या चलेगी, है ना, जब तक आप उपग्रह नहीं छोड़ दोगे ना तब तक ये समस्या चलती ही रहेगी। कोई ना कोई आपको बोल देगा नहीं यार पृथ्वी को स्थिर है ना। तो यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी को इन्होंने क्या माना है? गोलाकार माना। ये तो बात अब धीरे धीरे सत्य होने आ गई, जैसे ये अरब भूगोल वेता पूरे होंगे, मॉडर्न आएंगे, तो ये तो निश्चित हो जाएगा कि पृथ्वी है वो कैसी है? गोल है ना, वो तस्तरीनुमा नहीं है। क्योंकि कोलंबस पहुंच ही जाएगा ना अब तो, लास्ट अरब भूगोल वेताओं से पहले, है ना, समाप्त होंगे उससे पहले पहले कोलंबस है वो क्या हो जाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाने चला जाता है। तो पहला तो क्या है? पृथ्वी गोल है, ये इन्होंने मान लिया। पर ये क्या बोलते हैं? पृथ्वी क्या है? ब्रह्मांड के केंद्र में है। सारी जो चीजें हैं, पूरा जो पिंड है वो पृथ्वी के ही चक्कर लगा रहे हैं, ये इन्होंने मानते हैं। पृथ्वी की आकाश या पिंडों के मध्य संबंध बताया, तो संबंध तो है ही, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण वाला और वो सारे। और विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा। जब हम 3 से चालू करते हैं यूनानियों से, यूनानी 3 जलवायु प्रदेशों में बांटते थे। फिर आते हैं रोमन, रोमन 5 में बांटते हैं, और अब यहाँ पर हम इसमें देखते हैं कितने जलवायु प्रदेशों में? 7 जलवायु प्रदेशों में
बांटता हुआ देखते हैं। है कितने वैसे? जैसे अगर हम देखें तो ये कौन सा हो जाएगा? उष्ण, उपोष्ण, इधर भी उपोष्ण, तीनों वे, है ना? शीतोष्ण, शीतोष्ण 5, और शीत और शीत कितने हो गए? 7। ठीक है, तो 7 जलवायु प्रदेश हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 7 जलवायु प्रदेश हो जाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी क्या है? अरब भूगोल बेटा, है ना? अल बरूनी सरदरिया नदी के तट पर उज्बेकिस्तान में रब्बारिज्म नगर से निकट बिरून, बिरून में इनका क्या है? जन्म होता है। तो इनका नाम अल बरूनी है। ठीक है, पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहमान मोहम्मद अल बरूनी। ठीक है, तो इतना नाम याद करने की जरूरत हो तो कर लेना, वरना न रहने देना। इन्होंने द विस्टेज ऑफ द पास्ट, है ना, पाणिनि के ग्रंथ पर अरबी अनुवाद है। ये पाणिनि का जो ग्रंथ है उसका अरबी अनुवाद इन्होंने किया है। मोहम्मद गजनवी जो भारत में आए थे, है ना, उनके निमंत्रण पर ये भारत में आए थे। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी ने इन्होंने भारत बुलाया था। तो अलबरूनी भारत आए थे या नहीं आए थे? आए थे। ये ऐसे भी आएगा, निम्न में से कौन से भूगोलवेत्ता भारत में नहीं आए थे? ऐसे भी आ सकता है, और आए थे ऐसे भी आ सकता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि अरब भूगोलवेत्ताएं ऐसे थे जो भारत में बहुत बार आए थे, है ना? तो ये भारत में आए थे, और इनको भारत में कौन बुलाया था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के निमंत्रण पर कौन से भूगोलवेत्ता भारत में आए थे? तो कौन से आए थे? अल बरूनी। जवाहरात इनकी पुस्तक, ये भी भारत पर ही थी, है ना? फिर आ जाता है किताबुल जमाखिर, किताब उल सैदान, अल कानून अल मसूदी, और पुस्तक अल माजेस्ट के तर्ज पर लिखी गई थी ये अल कानून अल मसूदी, है ना? और रिसाला, ये भी इनकी महत्वपूर्ण किताब है। कौन सी? रिसाला। और ये दिन रात की लंबाई का वर्णन इसमें करते हैं रिसाला में। तो इनकी जो किताबें हैं सारी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है ना। पहली जवाहरात, दूसरी किताबुल जफाकिर, तीसरा जमाकिर, तीसरा किताबुल सैदान, चौथा कौन सा है? अल कानून अल मसूदी, और पांचवा कौन सा है? रिसाला, जिसमें दिन रात की अवधि के बारे में ये बताते हैं। और अल कानून अल मसूदी अल माजेश से तर्ज पर लिखी हुई। ठीक है, फिर आ जाते हैं अल बरूनी है, वो 11वीं शताब्दी से काल अल बरूनी का काल कहलाता है। एज ऑफ अल बरूनी कौन सा था? 11th सेंचुरी, है ना? 11वीं शताब्दी है, वो अल बरूनी का समय कहलाता है। हर तरफ इनकी मान्यता थी, है ना? आज जैसे मोदी युग है ना, मोदी ने जो बोल दिया वो सही है ना? कोई बोल सकता है उसके खिलाफ? नहीं बोल सकता। या जैसे ट्रंप युग, जब ट्रंप राष्ट्रपति था, जैसे चाइना जापान में चलता है, जो वहां के प्रधानमंत्री होते हैं उनका युग चलता है राष्ट्र अध्यक्षों का। तो वैसे ही क्या है यहाँ पे भी अल बरूनी का इस समय क्या है, पूरे भूगोल पर बड़ा ही क्या था? प्रभाव था। मध्यकालीन युग का महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता रहा। तुलनात्मक और संश्लेषणात्मक विधि पर जोर दिया। इन्होंने ये बोला कि ऐसे मानो मत, तुलना करो, किसी चीज से संश्लेषण करो, वहां से ज्ञान प्राप्त करो, तुलना करो, और फिर बाद में बताओ कि हाँ एक्चुअल चीज क्या रहने वाली है ना? प्रमुख योगदान खगोल विज्ञान में इन्होंने दिया। रुचि जीव विज्ञान और भू आकृति विज्ञान में भी रही। अरब व दक्षिणी एशिया की यात्राओं को यात्राएं की, और प्रादेशिक भूगोल भी लिखा। अरब भूगोल और दक्षिण एशिया की यात्राएं की, और प्रादेशिक भूगोल लिखा। तो ये समझ रहे हो ना, प्रादेशिक भूगोल में क्या लिखा होगा इन्होंने? इन्होंने लिखा उस क्षेत्र के बारे में
उस क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें मिल रही है, उस क्षेत्र में जलवायु कैसी है, पारिस्थितिकी कैसी है, पर्यावरण कैसा है, वो आकृतियां कैसी है, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी। ठीक है, क्षेत्र विशेष। कई भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया, जैसे महाभारत, पतंजलि की प्रसिद्ध ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अल इदरसी, ये कौन है? अल इदरीसी, है ना? तो इनको मैं इदरसी बोल देता हूं ज्यादातर, पर इदरीसी। मोरक्को के पास इनका जन्म होता है, अफ्रीका में है मोरक्को, है ना? मध्यकालीन युग से अरब भूगोल वेता है। ठीक है, सारे मध्यकालीन युग में आएंगे। प्रमुख योगदान इनका जलवायु और विश्व मानचित्र निर्माण में रहा है। पुस्तक कौन सी थी? मनोरंजन, जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखता है ना? और अरबी में अल बुरा रूबारी भूमध्य सागर से समीपीय क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए। तो एक तो ये, और एक मनोरंजन, जो विश्व भ्रमण की इच्छा रखता है। तो इन्होंने जो बनाई थी चीजें, वो ज्यादातर ये चेहरे भूगोल वेता थे, है ना? यात्राएं भी इन्होंने थोड़ी सी की, पर ज्यादा यात्राएं नहीं थी। जो यात्री विश्व भ्रमण करके आते थे, उनसे इन्होंने ध्यान लिया है, और उसमें उसमें उसको डाटा इन्होंने कलेक्ट किया था। इन्होंने अरब जगत का प्रथम विश्व पर्यावरण निश्चयवादी विचारक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने मानव पर्यावरण से संबंध को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ तो रहे हो ना, पर्यावरण निश्चयवादी, ये सारी चीजें, है ना? कुछ भी समझ में नहीं आए, क्योंकि बार बार हम रिपीट कर चुके हैं, है ना? बहुत बार इन चीजों को पढ़ चुके हैं। तो अगर कुछ भी किसी भी चीज में डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक है, फिर आ जाते हैं योगदान। बस्ती भूगोल और राजनीतिक भूगोल में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला अंतिम अगोल अरब भूगोल था, जिसने एक्चुअल में भूगोल में योगदान दिया था। इन्होंने बताया दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या की सघनता अधिक है। उसी समय बता दिया था कि दक्षिणी गोलार्ध में कम है और उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या ज्यादा है। क्योंकि जब आप दक्षिण गोलार्ध में जाते हो तो स्थल तो मिलता ही नहीं है, क्या मिलता है वहां पे? जल। ठीक है, तो इन चीजों से इन्होंने आइडिया लगाया और बताया कि दक्षिण गोलार्ध में कम है। अरब का मानव भूगोलवेता कहलाता है, कौन कहलाता है? अलीदर्शी, है ना? फिर आ जाते हैं कौन से? शवालिका अल मामन। मामन नाम से जो अल्माजेस्ट है, उसका अरबी में अनुवाद इन्होंने किया था। ठीक है, रहमूर मुजी हिंद के करिश्मे नाम से पुस्तक लिखी। ठीक है, एक सेकंड, है ना? हाँ, यही है। फिर आ जाते हैं अल बल्ती किताबुल अशकाल, विश्व का जलवायु मानचित्र। पियरे दे एली एमएजीओ मुंडी, मानचित्र कला से सर्वाधिक योगदान दिया। ज्योग्राफी न्यूबेलिस विश्व। फिर उन्होंने विश्व का आयताकार मानचित्र बनाया, और ये आयताकार मानचित्र चांदी की तस्तरी पर बनाया। ठीक है, तो चांदी की प्लेट पर। साथ ही विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। ये किताबें इनकी हिंदी के करिश्मे मोस्ट किताब है, किताबुल बल्कि किताबुल अशकाल, है ना? तो विश्व का ही प्रथम जलवायु मानचित्र इन्होंने बना दी। किताबुल अशकाल अपन ने पहले पढ़ा था, जलवायु मानचित्र थी, लेकिन वो प्रदेश के हिसाब से थी, छोटे छोटे क्षेत्रों के हिसाब से। इन्होंने तो विश्व का एक साथ बना दिया। पीर दहली और मानचित्र कला में योगदान इन्होंने दिया। और ज्योग्राफी या न्यूब्रेनिस
नाम से भी इन्होंने जो किताब थी उसका अनुवाद किया था। अब आते हैं इब्न बतूता, है ना, तो ये गाना तो सुना होगा, इब्न बतूता, है ना, और कुछ उससे आगे कौन दो चार शब्द और आते हैं, जावेद जाफरी की मूवी है ना। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, इब्न बतूता इतने फेमस क्यों है, मतलब अपने जीवन में वो कभी भी स्थिर नहीं रहे, है ना, इतने देशों की यात्राएं की इन्होंने, इतनी जगह घूमे कि उस समय की अरब के क्या माने जाते थे, मार्को पोलो माने जाते थे। मार्को पोलो एक यूरोप के यात्री थे, उन्होंने भी पूरे वर्तमान ज्ञात विश्व की उस समय यात्राएं की थी, और ये भी ऐसे ही थे, ठीक है। इनका जन्म भूमध्य सागर के द्वार तंजीर पर होता है। पूरा नाम इनका अशुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता है। वह निग्रो मूल का था, परंतु शिक्षा मुस्लिम धर्म के अनुसार हुई थी, ठीक है। रुचि क्या थी, भ्रमण करना। खुद 75,000 मील की यात्रा की थी। 75,000 मील की यात्रा का मतलब ये नहीं कि एक बार गया फिर वापस आ गया, फिर ऐसे नहीं, जैसे आप घर से स्कूल, घर स्कूल से घर, ये वाली यात्रा 75,000 में नहीं, वैसे डिस्टेंस वाइज, है ना। भ्रमण में रुचि होने के कारण इन्हें अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है, ठीक है। और इस भ्रमण में रुचि की वजह से बहुत बार मरते मरते भी बचे हैं, है ना। जाना था इनको पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चले जाते हैं ये म्यांमार, मालदीव, इंडोनेशिया। अब जहाज का क्या पता इनको उस समय रास्ता, कहीं भी पहुंच जाते हैं। ये इंडोनेशिया पहुंच गए, वहां पे जो मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है, कोडी। कोडी जानते हो, जो अपन रास्ते में बांध जाते हैं और उससे वो खेलते हो ना, क्या, आठ काटी, और कौन सा आता है वो, लूडो खेलते हैं, लूडो खोलने में पहले वो यूज में आती थी, है ना। तो वो वाली वहां पे मुद्रा के रूप में प्रचलन में आती थी पहले। अब इनके लिए समस्या हो गई, कहां से लाए, इनके पास सोना और मुद्रा कहां से लाए फिर, ठीक है। तो ये इनके जीवन में बहुत अच्छे से घटा है। एक यात्रा ग्रंथ, है ना, ये भी इन्होंने लिखा, क्योंकि इतनी यात्राएं लिखी और उन अपनी सभी यात्राओं का इन्होंने वर्णन भी किया। तो एक यात्रा ग्रंथ इन्होंने लिखा, रिहला ऑफ ट्रेवल्स, है ना। फाल्दून जिसका पहला भाग है, और मुद्दिमा है उसका दूसरा भाग, ठीक है। मुद्दिमा है भी इन्होंने लिखा, फाल्दून रियला एक ग्रंथ ऑफ यात्रा, पहले भाग का नाम क्या है, फाल्दून, और दूसरे का मुद्दिमा है। समझे या नहीं समझे, समझ गए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आए थे 1333 में। तुगलक ने इन्हें चीन से राजदूत नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए, फिर तुगलक क्या बोलता है, भारत में नहीं रहना, कहां पे रहना है, चीन में, चीन चले जाओ, है ना। तुगलक ने इन्हें चीन का राजदूत बना दिया। 600 वर्ष पूर्व ही इन्होंने संकेत दिया था, जलवायु विषुवत रेखा की तुलना में उत्तरी अफ्रीका में अधिक विषम है। तो ये तो सही बात है, उत्तरी अफ्रीका में जलवायु में विषमता पाई जाती है, वहां पे ठंडी ऋतुएं भी पाई जाती है, वहां पे गर्म भी पाई जाती है, लेकिन विषुवत रेखा में तो क्या मिलती है, सिर्फ और सिर्फ गर्म ऋतुएं मिलती है। पूर्व के देशों में इन्होंने इन्हें शम अल दीन, है ना, सूर्य का, विश्वास का सूर्य कहा गया, है ना, यानी ये एक काजी के रूप में भी कार्य करते थे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यात्राएं करते थे, काजी जानते हैं, है ना। और इन्होंने न्याय न्याय प्रणाली का जो मुस्लिम धर्म है उसमें चलता है, तो वो भी इन्होंने कार्य किया, मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य किया अलग अलग जगहों पे जहां जहां पे वो रहे। संपन्न परिवार से थे, है ना, और शायद ये राज परिवार से थे, मोरक्को या उत्तर पश्चिम अफ्रीका के जो देश है वहां से, ठीक है। तो इनके पास जहां जहां पे जाते थे वहां वहां इनको अच्छी सुविधाएं मिलती थी, वरना आज के समय ही आप चले जाओ, जैसे हम जाएंगे भ्रमण के लिए, कौन भाव देता है आपको, है ना। फिर आ जाते हैं इब्ने खालदून, ठीक है।
वे प्रथम वातावरण निश्चयवादी विचारक है। ये पूरा ही नहीं होता, इनका वातावरण निश्चयवादी विचारक। और इनकी रचना कौन सी है? मुक्तदी में है। रहीमुन रहीमपुर मुजी, है ना। और इनकी किताबें कौन सी है? हिंदी के खरीश में, और चीन तथा जापान का भूगोल। तो ये सीधा यहीं से आता है। हिंदी के खरीश में किसने लिखी थी? रहीमुर मुजी ने लिखी थी। चीन और जापान का भूगोल रहीमुन मुजी ने। फिर आता है अल याकूबी, नगरीय भूगोल लिखी इन्होंने, बुक ऑफ टाउन। जफाउत, भौगोलिक कोष की रचना की, ठीक है। अल बखारी, इसने भौगोलिक शब्द संग्रह लिखा। दोनों में अंतर देख लेना, शब्द कोश आ जाए तो ये लिखना है, शब्द संग्रह आ जाए तो ये लिखना है, ठीक है। इकबान उल सेफा, इन्होंने विश्व का कोश लिखा, ठीक है। और विश्व का कोश कौन लिखते हैं? ये लिखते हैं। तो तीनों ही कोश ही है, भौगोलिक कोश, शब्द संग्रह और विश्व का कोश। भौगोलिक कोश जफाउत, भौगोलिक शब्द संग्रह अल बखारी, और विश्व का कोश किसने लिखा? इकबान उल सेफा ने लिखा। चलिए, तो ये हमारे कौन पूरे हो जाते हैं? अरब भूगोल विधा यहाँ पे हमारे समाप्त हो जाते हैं। किसी भी में डाउट हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। इनमें हमें ये ध्यान रखना है किताबें कौन सी है और इनका योगदान कौन कौन सी चीजों में जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया वो हमें ध्यान में रखना है। बाकी जब हमारे आधुनिक भूगोल वेता चलते हैं, यहाँ से हमारी चलती है विचारधाराएं, ठीक है। रीटर से विचार, फांड से विचार, हमबोल्ड से विचार, यहाँ से हमने जानने हैं उनके विचार, ठीक है। उनके विचारों में किस तरह से परिवर्तन आता है, इसके बाद एक अमेरिकन स्कूल किस तरह की विचारधारा रखती है ना। तो ये सारी चीजें हम अब डिटेल से पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। अब इससे पहले तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना था कि कौन किसने शब्द पहले दिया, किसने बाद में दिया, और किसने कौन सी किताब है वो लिखी है। विचारधारा है वो यहाँ से चालू होती है, ठीक है। तो एक दिन में एक या दो भूगोल वेताओं तो पढ़ते हुए धीरे धीरे सभी का हम क्या करते हैं, समापन करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।